आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे विंडो डिलीवरी के बारे में। उसके बाद पोस्ट रेजिडेंट फैसिलिटी है, आइडेंटिफिकेशन कार्ड है और रीडायरेक्शन के बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे विंडो डिलीवरी के बारे में। क्लोज नंबर 57 में आता है विंडो डिलीवरी क्या चीज़ होती है। Except where the post box system is in force, any person residing within the ordinary beat of the postman can get all articles addressed to him from the post office window during business hours। सिवाय जहां पोस्ट बॉक्स सिस्टम लागू है वहां डाकिये की सामान्य गश्त के भीतर रहने वाला कोई भी व्यक्ति कार्यालय के व्यावसायिक घंटों के दौरान उसे संबोधित लेख डाक घर की खिड़की पर प्राप्त कर सकता है। पिछली वीडियो में हमने पोस्ट बॉक्स सिस्टम के बारे में किया था कि पोस्ट बॉक्स फैसिलिटी कुछ एक डाक घरों में उपलब्ध होती है। कौन से डाक घरों में उपलब्ध होगी इस चीज़ को कौन निर्धारित करता है? चीफ पोस्ट मास्टर जनरल CPMG निर्धारित करता है। तो ऐसे कार्यालय जहां पे पोस्ट बॉक्स सिस्टम है उन कार्यालयों को छोड़कर बाकी जो पोस्ट ऑफिस होंगे वहां पर कोई भी व्यक्ति जो डाकिये की सामान्य गश्त के भीतर रहता है वो खुद के लिए आने वाली डाक वस्तुओं को स्वयं पोस्ट ऑफिस में जाकर प्राप्त कर सकता है। और कब प्राप्त कर सकता है? ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। पोस्ट ऑफिस के जो काम काज के घंटे होते हैं उन काम काज के घंटों के दौरान खुद के लिए आई डाक वस्तुओं को खुद ही पोस्ट ऑफिस में जाकर प्राप्त कर सकता है। इसको क्या कहते हैं? विंडो डिलीवरी। कि पोस्ट ऑफिस में आकर अपनी डाक वस्तुओं का वितरण लेना। नोट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस फॉर विंडो डिलीवरी। अब ये जो विंडो डिलीवरी होती है इसके लिए आपसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए जाते हैं, ये फ्री ऑफ चार्ज होती है। ऑन दिस अकाउंट प्रोवाइडेड दैट द आर्टिकल्स आर टेकन ओवर लूज एंड दैट द एड्रेसी मेक्स अ रिटन एप्लीकेशन टू पोस्ट ऑफिस asking that his letters or other articles may be retained in post office till called for। तो विंडो डिलीवरी के लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते हैं, लेकिन इसके लिए पोस्ट ऑफिस में आकर जो अपनी आप डाक वस्तुओं को लेंगे वो आपको कैसे लेनी होंगी? लूज लेनी होंगी, खुली लेनी होंगी, यानी कि वो किसी भी थैले इत्यादि में बंद नहीं होनी चाहिए। एंड दैट द एड्रेसी मेक्स अ रिटन एप्लीकेशन। और इसके लिए रिटन एप्लीकेशन देनी होगी एड्रेसी को। क्या रिटन एप्लीकेशन देनी होगी? कि मेरे लिए जो भी डाक वस्तुएं आएंगी उनको आपने पोस्ट ऑफिस में ही रोक कर रखना है। इंस्टेड ऑफ बीइंग सेंट आउट इन द ऑर्डिनरी कोर्स थ्रू द पोस्टमैन। या आपने जैसे सामान्य तरीके से बाकी डाक वस्तुओं को डाकिये के माध्यम से भेजा जाता है, आपने इन डाक वस्तुओं को डाकिये के माध्यम से नहीं भेजना है, आपने इनको पोस्ट ऑफिस में ही रोक कर रखना है। हम खुद आकर अपनी डाक वस्तुओं का वितरण ले लेंगे। तो विंडो डिलीवरी क्या हो जाएगी? कोई भी व्यक्ति जो ये चाहता है कि मैं स्वयं डाक घर में जाकर अपनी डाक वस्तुओं का वितरण लेगा, तो डाक घर के बिजनेस आवर्स या डाक घर के व्यावसायिक घंटों के दौरान वो पोस्ट ऑफिस में जाकर अपनी डाक वस्तुओं का वितरण ले सकता है। और यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि विंडो डिलीवरी सिर्फ उन्हीं डाक घरों में होगी जहाँ पे पोस्ट बॉक्स सिस्टम लागू नहीं होगा। फिर इसके लिए कोई भी आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। अब एक्स्ट्रा चार्जेस तो उस चीज़ के लिए लिए जाते हैं जो सेवा आप प्रदान कर रहे हैं। अब कोई आपको सेवा प्रदान करे और आप उसी से चार्जेस लें, ऐसा तो नहीं होगा। अब कोई भी व्यक्ति स्वयं डाक घर में आकर अपनी डाक वस्तुओं का वितरण ले रहा है तो इसके लिए आप उससे एक्स्ट्रा चार्जेस क्यों लेंगे? आप नहीं लेंगे, इससे तो आपका काम और आसान हो रहा है। तो इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस आपको नहीं देने होते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि जो भी आर्टिकल आप प्राप्त करेंगे उन्हें खुले में प्राप्त किया जाएगा और प्राप्तकर्ता को एड्रेसी को एक रिटन आवेदन, रिटन एप्लीकेशन पोस्ट ऑफिस में देनी होगी कि मेरी डाक वस्तुओं को सामान्य तरीके से डाकिये के माध्यम से भेजने की बजाय पोस्ट ऑफिस में ही रिटेन करके रखा जाए।
क्लोज नंबर 58 है डिलीवरी ऑफ आर्टिकल्स टू मैसेंजर्स, संदेश वाहकों को लेखों का वितरण करना। तो ये तो हो जाएगा विंडो डिलीवरी के बारे में। अब आ जाता है कि संदेश वाहकों को लेखों का वितरण कैसे किया जाता है। संदेश वाहक क्या हो जाते हैं? अब मान लीजिए मैं घर पे बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, ठीक है, अब मैं अपनी जगह पे किसी व्यक्ति को पोस्ट ऑफिस में अपनी डाक वस्तुएं लेने के लिए भेजता हूँ, तो उसको कहेंगे मैसेंजर। एनी पर्सन रिसाइडिंग एट अ प्लेस विच इज नॉट सर्व्ड बाई द पोस्टमैन डेली, कोई भी व्यक्ति अगर किसी ऐसी जगह पे रहता है जहां डाकिये के द्वारा प्रतिदिन सेवाएं नहीं दी जाती हैं, who sends his own messenger to post office to take delivery of correspondence received to his address or to the address of family members। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी ऐसी जगह पे रहता है जहाँ पे डाकिये के द्वारा प्रतिदिन सेवाएं नहीं दी जाती हैं, वहाँ पर रहने वाला व्यक्ति अपने पते पर या अपने लिए प्राप्त होने वाले या अपने परिवार के सदस्यों के लिए प्राप्त होने वाले पत्राचार को प्राप्त करने के लिए अपना खुद का मैसेंजर पोस्ट ऑफिस में भेजता है। ठीक है, तो किस तरह से उसको वितरण किया जाएगा? तो कोई भी व्यक्ति जो किसी ऐसी जगह पे रहता है जहां डाकिया प्रतिदिन सेवाएं प्रदान नहीं करता है, तो वहां पर रहने वाला कोई व्यक्ति अपने लिए प्राप्त होने वाली डाक वस्तुओं या अपने परिवार के सदस्यों के लिए आने वाली डाक वस्तुओं का वितरण लेने के लिए अपना खुद का मैसेंजर जब पोस्ट ऑफिस में भेजता है, तो उस मैसेंजर को किस तरह से डाक वस्तुओं का वितरण किया जाएगा? हिज लेटर्स एंड अदर अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स डिलीवर्ड टू दी मैसेंजर, उसके पत्र या अन्य अपंजीकृत लेखों का वितरण संदेश वाहक को कर दिया जाएगा। तो जो व्यक्ति ऐसी जगह पे रहता है जहाँ डाकिया सेवाएं प्रदान प्रतिदिन नहीं कर पाता है, तो वहाँ से जब वो व्यक्ति अपना मैसेंजर पोस्ट ऑफिस में भेजेगा, तो उस मैसेंजर को उस व्यक्ति के लिए आने वाले पत्र या अन्य अपंजीकृत लेखों का वितरण कर दिया जाएगा। मैसेंजर मस्ट पे पोस्टेज ड्यू ऑन अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स, संदेश वाहक को अपंजीकृत लेखों पर देय डाक शुल्क का भुगतान करना होगा। कि उस व्यक्ति के लिए अगर कोई भी ऐसी डाक वस्तु आई है जिसके ऊपर कोई भी चार्जेस पोस्ट ऑफिस ने रिकवर करने हैं, अब मैसेंजर उन डाक वस्तुओं का वितरण लेने के लिए आया है, तो वो चार्जेस का भुगतान मैसेंजर को करना पड़ेगा। मैसेंजर मस्ट पे पोस्टेज ड्यू ऑन अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स, संदेश वाहक को अपंजीकृत लेखों पर देय डाक शुल्क का भुगतान करना होगा। जो भी अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स होंगे जिनके ऊपर पोस्टेज ड्यू होगी, उसके लिए भी मैसेंजर को भुगतान करना होगा। अनलेस एड्रेसी डिपॉजिट मनी इन एडवांस टू पे पोस्टेज, और उसको ये भुगतान कब तक करना होगा? जब तक कि प्राप्तकर्ता डाक शुल्क के भुगतान के लिए अग्रिम राशि जमा पोस्ट ऑफिस में नहीं करता है। एन अकाउंट विल बी केप्ट विद हिम एंड एडजस्टेड एट रेगुलर इंटरवल्स, और ऐसे मामले में क्या किया जाता है? प्राप्तकर्ता के साथ एक खाता रखा जाता है जिसे नियमित अंतराल पर समायोजित किया जाता है। अब यहाँ पे समझ लेते हैं इसको कि क्या हुआ। कोई भी व्यक्ति किसी ऐसी जगह पे रह रहा है जहाँ पे डाकिये के द्वारा प्रतिदिन सेवाएं नहीं दी जाती हैं, वह व्यक्ति क्या करता है? अपना खुद का मैसेंजर पोस्ट ऑफिस में भेजता है ताकि वह मैसेंजर उस व्यक्ति के लिए या उस व्यक्ति के परिवार के सदस्यों के लिए आने वाले पत्राचार को पोस्ट ऑफिस में जाकर प्राप्त कर सके। वहाँ पर उस व्यक्ति या उस व्यक्ति के परिवार के सदस्यों के लिए आने वाले पत्र या अन्य अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स को मैसेंजर को वितरित कर दिया जाएगा। मैसेंजर को उन डाक वस्तुओं में से अगर किसी डाक वस्तु के ऊपर ड्यू चार्जेस हैं, तो मैसेंजर को वो ड्यू चार्जेस का भुगतान करना होगा। लेकिन अब मान लीजिए जो एड्रेसी है वो ऐसा नहीं चाहता है, वो ये चाहता है कि मैसेंजर को वो चार्जेस ना देने पड़े, तो एड्रेसी के पास एक ऑप्शन होती है, वो पोस्ट ऑफिस में उन ड्यू चार्जेस का भुगतान करने के लिए एडवांस में डिपॉजिट कर सकता है। इसके लिए उसके साथ एक खाता रखा जाएगा, यानी कि पोस्ट ऑफिस में उस एड्रेसी के नाम पर एक खाता होगा। उस खाते को रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर एडजस्ट किया जाएगा, और जब भी कोई ड्यू चार्जेस वाला आर्टिकल उस व्यक्ति के लिए या उसके परिवार के सदस्यों के लिए आएगा, तो उस अकाउंट में से उन चार्जेस को डिडक्ट कर लिया जाएगा।
The post office bill, if desired, provided at the address's expenses a bag furnished with a lock in which all articles, cash receipts, acknowledgements, notices and coupons to be conveyed by the messenger will be placed by post office together with a memo of the content. अब एक तो हमने पोस्ट बैग के बारे में किया था, उसमें तो डिलीवरी का काम किया जाता है। फिर हमने विंडो डिलीवरी के बारे में कर लिया, वहाँ पे तो ये था कि जो भी एड्रेसी है वो स्वयं डाकघर में आकर उन डाक वस्तुओं का वितरण लेना चाहता है। अब हम कर रहे हैं कि कोई भी मैसेंजर जब जाता है तो उसके लिए क्या रहता है, तो पोस्ट ऑफिस क्या कर सकता है, अगर प्राप्तकर्ता को ये आवश्यक लगे या प्राप्तकर्ता ऐसा चाहता है तो पोस्ट ऑफिस प्राप्तकर्ता के खर्चे पर एक बैग उनको दे सकता है, एक बैग उनको प्रदान कर सकता है जो ताले के साथ उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसमें सभी आर्टिकल, कैश रिसिप्ट्स, एक्नॉलेजमेंट्स, नोटिस, कूपन जो भी मैसेंजर के द्वारा ले जाए जाने हैं, कन्वे किए जाने हैं, पोस्ट ऑफिस के द्वारा उनको उस बैग में रखा जाएगा। साथ में क्या कंटेंट या सामग्री उस बैग में डाली गई है उसकी एक मीमो भी उस बैग में डाली जाती है। तो पोस्ट ऑफिस क्या कर सकता है, अगर प्राप्तकर्ता चाहे तो प्राप्तकर्ता के खर्चे पर एक बैग भी ताले के साथ उपलब्ध करवा सकता है और उस बैग में जो भी मैसेंजर के द्वारा आर्टिकल, कैश रिसिप्ट या फिर एक्नॉलेजमेंट या नोटिस या फिर कूपन कन्वे किए जाने, यानी कि मैसेंजर ने जो भी चीज़ें प्राप्तकर्ता के लिए लेकर जानी है उन सभी वस्तुओं को उस थैले में रखा जाएगा। साथ में उस थैले में क्या क्या चीज़ें डाली गई हैं उन चीज़ों या उस सामग्री के संबंध में एक मीमो भी रखी जाती है। One key of the bag will be kept by the postmaster and other by the addressee। ये जो थैला होगा, इस थैले के ताले की भी दो चाबियां होंगी, एक चाबी पोस्टमास्टर के पास रहेगी, दूसरी चाबी प्राप्तकर्ता के पास रहेगी। The same bag may be used for the conveyance of by the messenger to the post office of articles to be posted, but no cash for any purpose whatsoever may be conveyed in the bag to the post office। अब ये तो नहीं है कि मैसेंजर जाएगा सिर्फ पोस्ट ऑफिस से प्राप्तकर्ता के लिए आने वाली डाक वस्तुओं को लेकर आ जाएगा। हो सकता है कि जो डाक वस्तुएं लेने आ रहा है, जो मैसेंजर आप भेज रहे हैं, आप उसके माध्यम से कोई डाक वस्तु को पोस्ट भी करना चाहते हैं। आप क्या कर रहे हैं, उस मैसेंजर के हाथों कोई डाक वस्तु भी भेजना चाहते हैं पोस्ट करने के लिए, तो उन डाक वस्तुओं को रखने के लिए भी इसी बैग का उपयोग किया जा सकता है, जो बैग मैसेंजर के द्वारा यूज किया जाएगा प्राप्तकर्ता की सामग्री को कन्वे करने के लिए। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि कोई भी कैश, कोई भी नकदी इस थैले में किसी भी उद्देश्य के लिए आप लेके मैसेंजर के पास नहीं भेजेंगे, ठीक है। मैसेंजर के पास आप आर्टिकल भेज सकते हैं जो आप पोस्ट करना चाहते हैं, जो थैला आपको पोस्ट ऑफिस के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन किसी भी उद्देश्य के लिए इसमें कोई भी नकदी पोस्ट ऑफिस तक नहीं लाई जानी चाहिए। नो फीस विल बी चार्ज फॉर द यूज ऑफ दिस बैग, और इस थैले के उपयोग के लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने होंगे। पोस्ट बैग के लिए क्या करना होता था, पोस्ट बैग के लिए तो आपको पोस्टेज चार्जेस देने होते हैं, लेकिन इस बैग के लिए जो मैसेंजर के द्वारा यूज़ किया जाता है कोई भी आपको चार्जेस नहीं देने होते हैं। क्लोज नंबर 59 है पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर्स टू मैसेंजर। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो भी अनरजिस्टर्ड आर्टिकल है वो तो मैसेंजर को दे दिए जाएंगे, या कोई भी लेटर आया है वो मैसेंजर को दे दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई मनी ऑर्डर प्राप्तकर्ता के लिए आया है तो क्या किया जाएगा, person residing at a place not served by postman daily who send messenger to post office। कोई भी व्यक्ति अगर किसी ऐसी जगह पे रहता है जहाँ डाकिये के द्वारा प्रतिदिन सेवाएं नहीं दी जाती हैं और वो व्यक्ति पोस्ट ऑफिस में अपनी डाक वस्तुएं लेने के लिए अपना एक मैसेंजर या अपना एक संदेश वाहक भेजता है, एड्रेसी में ऑथराइज द पोस्ट मास्टर इन रिटर्न टू पे मनी ऑर्डर्स टू द मैसेंजर। तो जो भी अनरजिस्टर्ड आर्टिकल होंगे वो तो डायरेक्ट बिना कुछ किए मैसेंजर को दे दिए जाएंगे, लेकिन जो मनी ऑर्डर होंगे उनका भुगतान कैसे किया जाएगा, तो प्राप्तकर्ता को क्या करना होगा, पोस्ट मास्टर को रिटर्न में अधिकृत करना होगा कि मेरे लिए जो मनी ऑर्डर आएंगे वो मेरे द्वारा भेजे के मैसेंजर को भुगतान कर दिए जाएंगे। पोस्ट मास्टर विल एक्सेप्ट द सिग्नेचर ऑफ द मनी ऑर्डर्स ऑन द मनी ऑर्डर्स ऑफ द मैसेंजर एंड पे हिम द अमाउंट।
तो ऐसी स्थिति में पोस्ट मास्टर मनी ऑर्डर पर मैसेंजर के हस्ताक्षर स्वीकार करेगा और राशि का भुगतान भी फिर मैसेंजर को कर दिया जाएगा। तो नॉर्मल कंडीशन में मैसेंजर को अनरजिस्टर्ड आर्टिकल या अनरजिस्टर्ड लेटर जो भी आएंगे वो वितरित कर दिए जाएंगे, दे दिए जाएंगे। लेकिन अगर प्राप्तकर्ता के लिए मनी ऑर्डर आता है तो उसको कैसे भुगतान किया जाएगा? एड्रेसी को या प्राप्तकर्ता को विशेष रूप से पोस्ट मास्टर को लिखित में इस चीज़ के लिए अधिकृत करना होगा कि जो भी मेरे मनी ऑर्डर आएंगे वो मेरे द्वारा भेजे गए मैसेंजर को आपने भुगतान कर देने हैं। अब ऐसा अगर उसने अधिकृत किया है प्राप्तकर्ता ने, तो मनी ऑर्डर के ऊपर जहाँ पे पेई के सिग्नेचर आपने लेने थे उस जगह पे मैसेंजर के सिग्नेचर को पोस्ट मास्टर के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और मनी ऑर्डर की राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। डिलीवरी ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स एक्सेट्रा टू मैसेंजर और टू केयर पार्टी। अब अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स के बारे में कर लिया, अनरजिस्टर्ड लेटर्स के बारे में कर लिया कि अगर मैसेंजर आएगा तो वो मैसेंजर को दे दिए जाएंगे। लेकिन अगर प्राप्तकर्ता के लिए कोई रजिस्टर्ड आर्टिकल आया होगा तो उसका भुगतान, उसका वितरण कैसे किया जाएगा? इफ़ द एड्रेसी स्पेशली ऑथराइज द पोस्ट मास्टर इन रिटर्न। अगर प्राप्तकर्ता विशेष रूप से पोस्ट मास्टर को लिखित में अधिकृत करता है, पोस्ट मास्टर विल डिलीवर टू मैसेंजर ऑल रजिस्टर्ड आर्टिकल्स, इंश्योर्ड आर्टिकल्स, पे मनी ऑर्डर्स फॉर एड्रेसी और फॉर फैमिली मेम्बर्स बट नॉट वीपी आर्टिकल। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से समझना है कि नॉर्मल अगर भेजा गया मैसेंजर है तो उसको क्या होगा, जो भी अनरजिस्टर्ड आर्टिकल या लेटर होंगे वो दे दिए जाएंगे। अब अगर ऑथराइज किया जाता है एड्रेसी के द्वारा तो मनी ऑर्डर भी दिए जा सकते हैं मैसेंजर को। अगर स्पेशली और ऑथराइज किया जाता है मतलब ये ऑथराइज करेगा अगर एड्रेसी, तभी पोस्ट मास्टर वो आर्टिकल उसको देगा। तो अगर क्या किया जाता है, एड्रेसी विशेष रूप से पोस्ट मास्टर को लिखित में ऑथराइज करता है, पोस्ट मास्टर क्या कर सकता है, मैसेंजर को या उसके संदेश वाहक को प्राप्तकर्ता के लिए या प्राप्तकर्ता के परिवार के सदस्यों के लिए आने वाले रजिस्टर्ड आर्टिकल, इंश्योर्ड आर्टिकल या मनी ऑर्डर्स का भुगतान भी मैसेंजर को कर सकता है। तो ये सारी चीज़ों का भुगतान भी मैसेंजर को किया जा सकता है अगर एड्रेसी स्पेशली पोस्ट मास्टर को इस चीज़ के लिए लिखित में ऑथराइज करता है। If addressee does not authorize his messenger to sign on his behalf। अब जैसे कि हमने यहाँ पे बात की रजिस्टर्ड आर्टिकल, इंश्योर्ड आर्टिकल या मनी ऑर्डर के बारे में कि एड्रेसी ने स्पेशली ऑथराइज किया है पोस्ट मास्टर को, तो इन सारी चीज़ों का भुगतान या वितरण भी पोस्ट मास्टर भुगतान या वितरण भी मैसेंजर को किया जा सकता है। लेकिन जब इस तरह की डाक वस्तुओं का वितरण किया जाता है तो इसके लिए क्या होते हैं, हस्ताक्षर लिए जाते हैं, सिग्नेचर लिए जाते हैं। जैसे रजिस्टर्ड आर्टिकल है, रिसिप्ट के ऊपर हस्ताक्षर लिए जाएंगे, इंश्योर्ड आर्टिकल है, रिसिप्ट के ऊपर भी हस्ताक्षर लिए जाएंगे, एक्नॉलेजमेंट के ऊपर भी हस्ताक्षर लिए जाएंगे। मनी ऑर्डर है, मनी ऑर्डर फॉर्म के ऊपर भी हस्ताक्षर होंगे, मनी ऑर्डर के एक्नॉलेजमेंट के ऊपर भी हस्ताक्षर होंगे। तो अगर इस तरह से एड्रेसी ऑथराइज करता है तो वहां पे सिग्नेचर कौन कर सकता है, मैसेंजर सिग्नेचर कर सकता है। लेकिन इफ एड्रेसी डज नॉट ऑथराइज हिज मैसेंजर टू साइन ऑन हिज बिहाफ, लेकिन अगर प्राप्तकर्ता ने ये ऑथराइज नहीं किया है कि मेरी जगह पे मैसेंजर हस्ताक्षर करेगा और हस्ताक्षर करने के बाद उसे ये डाक वस्तुएं दे दी जाएंगी, तब वहाँ पे क्या किया जाएगा? द रिसिप्ट्स एंड एक्नॉलेजमेंट्स इन द केस ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स एंड इंश्योर्ड आर्टिकल्स एंड कूपन्स इन द केस ऑफ मनी ऑर्डर्स विल बी हैंडेड ओवर अंडर अ रिसिप्ट टू मैसेंजर फॉर डिलीवरी टू द एड्रेसी। वहाँ पे क्या किया जाएगा, वहाँ पे फिर मैसेंजर के हस्ताक्षर नहीं लिए जाएंगे, वहाँ पर इन डाक वस्तुओं से संबंधित जो भी रिसिप्ट्स और एक्नॉलेजमेंट्स होंगी या मनी ऑर्डर्स अगर हैं तो उनके मामले में जो कूपन होंगे पहले वो मैसेंजर को दिए जाएंगे, फिर मैसेंजर उन रिसिप्ट्स को, उन एक्नॉलेजमेंट्स को या कूपन्स को एड्रेसी के पास लेकर जाएगा। When receipts and acknowledgements return to post office duly signed, अब जो भी रिसिप्ट्स, एक्नॉलेजमेंट्स या कूपन मैसेंजर को दिए गए, मैसेंजर उनको एड्रेसी के पास लेके आएगा, एड्रेसी उनके ऊपर हस्ताक्षर करेगा। विधिवत तरीके से हस्ताक्षर करवाने के बाद मैसेंजर उन रिसिप्ट्स को, उन एक्नॉलेजमेंट्स को या कूपन्स को वापस पोस्ट ऑफिस में लेकर आएगा। फिर उसके बाद जो आर्टिकल है या मनी ऑर्डर है उसका भुगतान या वितरण मैसेंजर को कर दिया जाएगा।
संदेश वाहक को कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे प्राप्तकर्ता की इच्छा है, प्राप्तकर्ता अगर चाहे तो वो डायरेक्टली पोस्ट मास्टर को ऑथराइज कर सकता है कि मेरे लिए अगर कोई भी रजिस्टर्ड, इंश्योर्ड या मनी ऑर्डर आर्टिकल आएंगे तो आपने वहाँ पे मेरे हस्ताक्षर की बजाय मेरे मैसेंजर के हस्ताक्षर को स्वीकार कर लेना है और भुगतान या वितरण मैसेंजर को कर देना है। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता है तो इसमें क्या होगा कि मान लीजिए एड्रेसी इस चीज़ के लिए ऑथराइज नहीं करता है कि मेरी जगह पे मैसेंजर के हस्ताक्षर आपने एक्सेप्ट करने हैं, तो उन आर्टिकल्स से जुड़ी हुई रसीदें, एक्नॉलेजमेंट्स या कूपन्स को मैसेंजर को दिया जाएगा। मैसेंजर उन रसीदों को, उन एक्नॉलेजमेंट्स को या फिर कूपन्स को एड्रेसी के पास लेके जाएगा और हस्ताक्षर करवा के वापस लाएगा। फिर आर्टिकल या मनी ऑर्डर का भुगतान उसे कर दिया जाएगा। It is not necessary that the authority granted to the postmaster should apply to all classes of articles, that it may be restricted to uninsured registered articles. यह आवश्यक नहीं है कि पोस्ट मास्टर को दिया गया प्राधिकार सभी वर्गों के लेखों पर लागू होगा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि एड्रेसी ने ऑथराइज कर दिया तो उसका ऑथराइजेशन सभी डाक वस्तुओं के ऊपर लागू होगा। एड्रेसी वहाँ पे बता सकता है कि मेरे द्वारा अगर ऑथराइज किया जाता है तो मैसेंजर को आपने कौन कौन सी डाक वस्तुएं देनी है। तो ये जो है रिस्ट्रिक्टेड आर्टिकल्स तक भी हो सकते हैं, यानी कि जितने आप तरह के आर्टिकल्स को चाहते हैं वही तरह के आर्टिकल आपकी ऑथराइजेशन के बाद मैसेंजर को दिए जाएंगे। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन आप लगा सकते हैं कि सिर्फ अनइंश्योर्ड रजिस्टर्ड आर्टिकल्स तक ही आपने कि जो भी आपके बिना बीमे वाले पंजीकृत लेख हैं सिर्फ वही आपने मैसेंजर को देने हैं। अगर कोई इंश्योर्ड आर्टिकल आता है या कोई मनी ऑर्डर आता है, विल बी डिलीवर्ड और पेड ऑन रिटर्न ऑफ रिसिप्ट्स और एक्नॉलेजमेंट्स एंड नोटिसेस साइंड बाय एड्रेसी, कि अगर कोई भी इंश्योर्ड आर्टिकल आ जाता है, मनी ऑर्डर आ जाता है, तो उनके संबंध में जो रसीदें, एक्नॉलेजमेंट्स या कूपन्स होंगे वो मैसेंजर के पास देकर आपने मेरे पास भेजने हैं। फिर मेरे द्वारा जब उनके ऊपर हस्ताक्षर किए जाएंगे तब आपने मैसेंजर को उनका वितरण या भुगतान करना है। Instructions received from addressee authorizing post office to deliver articles or pay money orders to persons other than themselves should be treated as lapsed after time of 3 years unless renewed within that time। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी इस तरह के इंस्ट्रक्शंस या निर्देश दिए जाते हैं, पोस्ट ऑफिस को ऑथराइज किया जाता है किस चीज़ के लिए, एड्रेसी ऑथराइज करता है, प्राप्तकर्ता ऑथराइज करता है कि मेरे लिए जो डाक वस्तुएं आएंगी या मेरे लिए जो मनी ऑर्डर आएंगे वो मेरे अलावा किसी अन्य व्यक्ति को आपने वितरित या भुगतान करने हैं। इस तरह की जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं या निर्देश दिए जाते हैं उनकी वैधता कितने समय तक रहती है? 3 सालों तक रहती है। 3 सालों के लिए वैलिड होते हैं। अगर आप रीन्यू करते हैं तो फर्दर ये चलेंगी, अदरवाइज 3 साल के बाद ये ख़त्म हो जाती हैं। तो ये इंस्ट्रक्शंस हो जाएंगी कि किस तरह से आपने मैसेंजर को या केयर पार्टी को रजिस्टर्ड आर्टिकल्स हैं, मनी ऑर्डर्स हैं, इनका भुगतान करना है या वितरण करना है। और ये जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सी इंस्ट्रक्शंस? अपने अलावा अपनी डाक वस्तुओं को लेने के लिए किसी और व्यक्ति को, किसी पोस्ट ऑफिस को अधिकृत करना कि मेरी जो डाक वस्तुएं आएंगी आपने इस व्यक्ति को दे देनी है, इस चीज़ के लिए पोस्ट ऑफिस को ऑथराइज करना। ये इंस्ट्रक्शन जो है की वैलिडिटी होती है 3 साल की। क्लोज नंबर 61 है डिलीवरी ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स एक्सेट्रा एंड पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर्स एड्रेस्ड टू स्टूडेंट्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, कोई भी शैक्षणिक संस्थान है, उस शैक्षणिक संस्थान में जो स्टूडेंट्स होते हैं या काम करने वाले होते हैं उनको संबोधित लेखों का वितरण या मनी ऑर्डर का भुगतान किस तरह से किया जाएगा। Registered articles and parcels addressed to students and inmates of educational institutions can, with the approval of the head of the circle, be delivered to the head of institution। कोई भी रजिस्टर्ड आर्टिकल है या कोई भी पार्सल है, अगर किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट या इनमेट क्या होता है, वहाँ पे कोई भी काम करने वाला या वहाँ पे कोई भी निवासी जो वहीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रहता है, कोई भी रजिस्टर्ड आर्टिकल या कोई भी पार्सल अगर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट, छात्र को या इनमेट वहाँ पे रहने वाले किसी व्यक्ति के लिए भेजा जाता है, हेड ऑफ सर्कल के अप्रूवल के साथ इस तरह के रजिस्टर्ड आर्टिकल्स या पार्सल को उस हेड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को
दिया जा सकता है, उस संस्था के प्रमुख को दिया जा सकता है। तो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के जो स्टूडेंट्स होते हैं या इनमेट्स होते हैं, उनके लिए कोई भी रजिस्टर्ड आर्टिकल या पार्सल आएगा तो रजिस्टर्ड आर्टिकल या पार्सल हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, उस शैक्षणिक संस्थान के प्रमुख को दिया जा सकता है। लेकिन किसका अप्रूवल इस चीज़ के लिए चाहिए होगा? हेड ऑफ सर्कल का अप्रूवल इस चीज़ के लिए आपके पास होना चाहिए। Insured articles and money orders addressed to or payable to the students can also, with the approval of the head of the circle, be delivered or paid to the head of the educational institution on his executing an indemnity bond. तो ये तो सिंपल रजिस्टर्ड आर्टिकल और पार्सल के लिए हो गया कि हेड ऑफ सर्कल ने अगर अप्रूव कर दिया तो आप उसको हेड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को दे देंगे। लेकिन इंश्योर्ड आर्टिकल या मनी ऑर्डर जो किसी भी स्टूडेंट को भेजे गए हैं, उनको कैसे वितरित किया जाएगा या उनका भुगतान कैसे किया जाएगा? तो वो भी हेड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को दिए जा सकते हैं। किसके अप्रूवल के साथ? हेड ऑफ सर्कल के अप्रूवल के साथ। लेकिन इसके लिए उन्हें एक इंडेमनिटी बॉन्ड भी निष्पादित करना होगा, उन्हें एक क्षतिपूर्ति बॉन्ड का निष्पादन करना होगा। तो जब भी कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट को कुछ भेजा जाता है या वहाँ के जो इनमेट्स होते हैं, वहाँ के जो निवासी होते हैं, उनके लिए कोई रजिस्टर्ड आर्टिकल है या फिर कोई पार्सल है वो भेजा जाएगा तो हेड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को हेड ऑफ सर्कल की अप्रूवल के साथ दे दिया जाएगा। अगर मनी ऑर्डर या इंश्योर्ड आर्टिकल है वो भी हेड ऑफ सर्कल के अप्रूवल के साथ हेड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को दे दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन को इंडेमनिटी बॉन्ड निष्पादित करना होगा, प्रस्तुत करना होगा। A stamp duty will be payable by the person who executes this agreement, और इस अनुबंध को निष्पादित करने वाले व्यक्ति को स्टैंप शुल्क का भुगतान भी करना होगा। नेक्स्ट चलते हैं अकाउंट्स विद प्लांटर्स। प्लांटर्स के साथ खाते। प्लांटर्स और अदर्स लिविंग एट अ डिस्टेंट प्लेस फ्रॉम पोस्ट ऑफिस। कोई भी प्लांटर या अन्य व्यक्ति जो पोस्ट ऑफिस से किसी दूर स्थान पर रहता है, या फिर यूनिट्स ऑफ डिफेंस सर्विसेज, रक्षा सेवाओं की कोई यूनिट है, या फिर परमिट होल्डर्स ऑफ बिजनेस रिप्लाई कार्ड्स एंड एनवल्प्स। तो ये क्या होते हैं? बिजनेस रिप्लाई परमिट धारक। तो ये हम आगे करेंगे, हमारे पास आएगा। या कोई भी फर्म है हु आर इन हैबिट ऑफ रिसीविंग अनपेड कोरस्पोंडेंस। ठीक है, कोई भी व्यक्ति है या कोई भी अन्य जो पोस्ट ऑफिस से किसी दूर स्थान पर रहता है, या फिर कोई भी डिफेंस सर्विसेज की यूनिट है, या फिर कोई भी बिजनेस रिप्लाई कार्ड या एनवल्प का परमिट होल्डर है, या कोई भी फर्म है जिसको क्या होता है? कोरस्पोंडेंस प्राप्त होता है, पत्राचार प्राप्त होता है। लेकिन कैसा पत्राचार? अनपेड। तो ऐसी कोई भी प्लांटर जो डाकघर से किसी दूर स्थान पर रहता है, कोई भी रक्षा सेवाओं की यूनिट है, या फिर कोई भी बिजनेस रिप्लाई सर्विस परमिट के होल्डर हैं, उनके लिए अगर अवैतनिक पत्राचार प्राप्त होता है तो किस तरह से उनका निपटान किया जाएगा? क्योंकि अगर अलग अलग आर्टिकल का भुगतान करेंगे या वितरण करेंगे तो अलग अलग आर्टिकल के लिए अगर वो ड्यू चार्जेस रिकवर करने हैं तो कहाँ पे आप उनको एडजस्ट करते फिरेंगे? तो इसके लिए भी एक सोल्यूशन होता है। वो सोल्यूशन क्या है? पोस्ट ऑफिस विल अरेंज फॉर द डिलीवरी ऑफ आर्टिकल्स टू देयर मैसेंजर। वहाँ पे डाकघर व्यवस्था करता है कि इनके लिए अगर कोई भी आर्टिकल आएगा तो इनके द्वारा भेजे गए मैसेंजर को वो दे दिया जाएगा। कैसे दे दिया जाएगा? विदाउट रिक्वायरिंग डेली सेटलमेंट फॉर द पोस्टेज ड्यू ऑन देयर अनपेड आर्टिकल्स। इनके लिए जो अनपेड आर्टिकल आएंगे उनके लिए डेली एडजस्टमेंट किए बिना ही वो आर्टिकल उनके मैसेंजर को दे दिए जाएंगे। अब बिना ड्यू चार्जेस के भुगतान के कैसे दे दिए जाएंगे? प्रोवाइडेड दैट अ सफिशिएंट सम टू पे द पोस्टेज इज डिपॉजिटेड इन एडवांस बाय द एड्रेसी। कि ये जो प्राप्त करता है इनके द्वारा उन ड्यू चार्जेस का भुगतान करने के लिए पहले से ही एडवांस डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस में किया गया होना चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति जो पोस्ट ऑफिस से किसी दूर स्थान पर रहता हो, या फिर डिफेंस सर्विसेज की यूनिट्स हो, या बिजनेस रिप्लाई कार्ड या एनवल्प्स के परमिट होल्डर हो, जिनको बड़ी संख्या में अनपेड कोरस्पोंडेंस मतलब ऐसे आर्टिकल प्राप्त होते हैं जिनके ऊपर पोस्टेज चार्जेस डाकघर ने रिकवर करने हैं, तो ऐसे व्यक्तियों या ऐसी यूनिट्स या फिर ऐसे परमिट होल्डर्स के द्वारा जब अपने मैसेंजर पोस्ट ऑफिस में भेजे जाते हैं तो डाक
डाकघर अरेंजमेंट करता है, व्यवस्था करता है कि इस तरह के आर्टिकल्स डेली एडजस्टमेंट या डेली सेटलमेंट करने की बजाय वो सीधे मैसेंजर को दे दिए जाएं। और लेकिन इसमें जो एडजस्टमेंट होगी ड्यू चार्जेस की वो कैसे होगी, अब वो डेली नहीं करेंगे सेटलमेंट, वो कैसे करेंगे, इसके लिए ये जो प्राप्त करता है इनको पोस्ट ऑफिस में एडवांस में ही चार्जेस जमा करने होंगे, ताकि इस तरह के आर्टिकल्स जब आएंगे तो उन आर्टिकल्स के ड्यू चार्जेस को उनके द्वारा किए गए एडवांस डिपॉजिट में से एडजस्ट कर लिया जाए। इन सच केसेस पोस्ट ऑफिस विल कीप एन अकाउंट विद ईच एड्रेस। तो ऐसे प्रत्येक मामले में डाकघर प्रत्येक प्राप्तकर्ता के साथ एक अकाउंट रखेगा और उस अकाउंट को रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर एडजस्ट किया जाता है, यानी कि जैसे ही राशि कम हुई वो दोबारा से उसमें डिपॉजिट करेंगे। Addresses wishing to have airmail correspondence redirected by air are required to deposit in advance in post office sums sufficient to cover the air fees। अब कोई प्राप्त करता है वो ये चाहता है कि उसकी हवाई डाक वस्तुओं को हवाई डाक के माध्यम से, ठीक है, अब कोई भी हवाई डाक वस्तु आती है ज़रूरी नहीं है कि उसकी हवाई डाक के माध्यम से ही रिडायरेक्शन होगी। तो अगर कोई भी व्यक्ति ये चाहता है कि उसकी अगर एयरमेल आएगी, हवाई डाक आएगी, तो उसकी रिडायरेक्शन भी हवाई डाक के माध्यम से ही की जाए, तो इसके लिए उसको क्या करना पड़ सकता है, उसको एयर सरचार्जेस देने पड़ सकते हैं। तो इसके लिए भी वो प्राप्त करता पोस्ट ऑफिस में एडवांस में डिपॉजिट कर सकता है, और ये जो डिपॉजिट उसके द्वारा किया जाएगा इतना सफिशिएंट होना चाहिए कि वो हवाई फीस को, हवाई डाक शुल्क को कवर कर सके। इन सच केसेस एड्रेसेस शुड गिव रिटन इंस्ट्रक्शंस एज टू नेचर ऑफ द आर्टिकल्स विच दे डिजायर टू बी रिडायरेक्टेड बाय एयर। ऐसे मामलों में प्राप्तकर्ताओं को उन वस्तुओं की प्रकृति के बारे में लिखित निर्देश देने चाहिए कि वे हवाई मार्ग से पुनर्निर्देशित करना चाहते हैं। तो जब इस तरह से एडवांस में डिपॉजिट किया जाएगा तो प्राप्तकर्ता को उन आर्टिकल्स के बारे में भी बताना होगा कि किस तरह के आर्टिकल्स की आपने हवाई डाक के माध्यम से रिडायरेक्शन करनी है। The post office will keep an account with each such addressee in accordance with the procedure laid down in the preceding paragraph। तो इस मामले में भी क्या होगा, इस मामले में भी प्रत्येक प्राप्तकर्ता के साथ एक अकाउंट को रखा जाएगा, बनाया जाएगा, जिसको रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर एडजस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्लोज नंबर 63 आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन कार्ड या पहचान पत्र। A system of identity cards has been introduced by the post office for the benefits of tourists, traveling representatives of firms, and other members of the public who experience difficulty in establishing their identity in connection with postal transactions, like receipt of registered and insured articles and payment of money orders in the post town through which they pass। तो आइडेंटिफिकेशन कार्ड एक सिस्टम है, इस सिस्टम को पोस्ट ऑफिस के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। किसके लिए इंट्रोड्यूस किया गया? फॉर द बेनिफिट्स ऑफ टूरिस्ट्स ट्रैवलिंग रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ फर्म्स, कि कोई भी टूरिस्ट आते हैं, कोई भी क्या आते हैं, पर्यटक आते हैं, या फिर फर्मों के जो ट्रैवलिंग रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, फर्मों के ऐसे प्रतिनिधि जिनको यात्रा करनी पड़ती है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़ता है, या पब्लिक के ऐसे मेंबर, जनता के ऐसे सदस्य जिनको डाक घर में डाक लेन देन के संबंध में किसी भी तरह की डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता हो, जैसे किसी भी रजिस्टर्ड आर्टिकल को प्राप्त करना है तो उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने में कोई कठिनाई होती है, या कोई इंश्योर्ड आर्टिकल या फिर किसी भी मनी ऑर्डर की पेमेंट लेनी है तो उनको पोस्ट ऑफिस में अपनी पहचान स्थापित करने में अगर कोई डिफिकल्टी होती है तो उन व्यक्तियों के लिए ये एक प्रणाली है, ये एक सिस्टम है। तो सिस्टम ऑफ आइडेंटिफिकेशन कार्ड या आइडेंटिटी कार्ड का जो सिस्टम है किसके बेनिफिट के लिए है? जो पर्यटक होते हैं या फर्मों के यात्रा प्रतिनिधि होते हैं या जनता के कोई भी सदस्य जिन्हें डाक लेन देन के संबंध में किसी भी तरह की कोई डिफिकल्टी का या किसी भी तरह की कोई कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जैसे कोई भी मनी ऑर्डर का भुगतान प्राप्त करना है, इंश्योर्ड या रजिस्टर्ड आर्टिकल का वितरण लेना है, तो उनके लिए आइडेंटिफिकेशन कार्ड का सिस्टम है।
दीज कार्ड्स विल बी ऑब्टेनेबल एट एनी हेड पोस्ट ऑफिस। ये जो कार्ड हैं आप किसी भी प्रधान डाकघर से प्राप्त कर सकते हैं बाय लिटरेट पर्सन। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी आइडेंटिफिकेशन कार्ड कौन प्राप्त कर सकता है, तो ये सिर्फ लिटरेट पर्सन्स के लिए होते हैं, पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए होते हैं। whose identity is well established in the locality। उसके बाद उस इलाके में उनकी अच्छे से पहचान स्थापित होनी चाहिए, मतलब उस इलाके में उनको अच्छी तरह से जाना जाता हो, in which they reside, और who can be vouched for by substantial permanent resident known to the postmaster। या फिर दूसरी बात, उन्हें पोस्ट मास्टर के लिए पर्याप्त स्थायी निवासियों द्वारा प्रमाणित किया जा सकता हो, यानी कि उस इलाके में जो निवासी रहते हैं उनके द्वारा उस व्यक्ति को पोस्ट मास्टर के लिए प्रमाणित किया जाए, तभी उसके लिए वो आइडेंटिफिकेशन कार्ड जारी किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो आइडेंटिफिकेशन कार्ड होते हैं सिर्फ आपको हेड पोस्ट ऑफिस में ही प्राप्त होंगे। किसको प्राप्त होंगे? कोई भी लिटरेट पर्सन, कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति इनको प्राप्त कर सकता है। दूसरी बात, उस इलाके में, जिस इलाके में वो रह रहा है उसकी वहाँ अच्छी से पहचान स्थापित होनी चाहिए। और दूसरी बात, अगर ऐसा नहीं है, उसके इलाके में अच्छे से पहचान स्थापित नहीं है, तो पोस्ट मास्टर को उस इलाके के निवासियों के द्वारा उस व्यक्ति की पहचान करवाई जा सके, उन व्यक्तियों के लिए आइडेंटिफिकेशन कार्ड जारी किए जाते हैं। एप्लीकेशन फॉर इशू ऑफ आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स कैन आल्सो बी मेड एट सब ऑफिसेज। लेकिन अब हमने बात की कि सिर्फ आइडेंटिफिकेशन कार्ड जब जारी किए जाएंगे तो सिर्फ हेड पोस्ट ऑफिस के द्वारा ही जारी किए जाएंगे, आप इनको सिर्फ हेड पोस्ट ऑफिस से ही प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आप इन आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स को जारी करने के लिए आवेदन सब ऑफिसेज में, उप डाक घरों में भी कर सकते हैं। दिस पोस्ट मास्टर विल आफ्टर मेकिंग इंक्वायरीज फॉरवर्ड द एप्लीकेशन टू द हेड ऑफिस फॉर द इशू ऑफ द कार्ड। अगर आप किसी भी उप कार्यालय में आइडेंटिफिकेशन कार्ड के लिए आवेदन देते हैं तो उस उप कार्यालय का हेड यानी कि सब पोस्ट मास्टर आपके बारे में इंक्वायरीज करेगा, पूछताछ करेगा। फिर अगर सही पाया जाता है सब कुछ तो आपके आवेदन को हेड ऑफिस को भेजा जाएगा और हेड ऑफिस के द्वारा आइडेंटिफिकेशन कार्ड को इशू किया जाएगा। The card will contain a full description of its holder, his signature and photograph। अब ये जो आइडेंटिफिकेशन कार्ड बनाए जाएंगे इसमें क्या क्या रहेगा? डिस्क्रिप्शन ऑफ इट्स होल्डर, जो भी कार्ड का धारक होगा उसके पूरे विवरण इसमें होंगे, उसके सिग्नेचर होंगे, क्योंकि हमने पढ़ा कि जो आइडेंटिफिकेशन कार्ड है सिर्फ पढ़े लिखे व्यक्तियों को दिए जा सकते हैं, तो उस व्यक्ति के हस्ताक्षर इसके ऊपर होंगे और साथ में उसकी एक फोटोग्राफ भी रहेगी। It will be valid for a period of 3 years from the date of issue। और इस आइडेंटिफिकेशन कार्ड की वैलिडिटी की बात करें, जिस तारीख को इसे जारी किया जाता है उस तारीख से 3 साल की अवधि तक ये वैलिड रहेगा। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड द वैलिडिटी ऑफ द कार्ड अ फ्रेश कार्ड विल हैव टू बी अप्लाइड फॉर। तो कार्ड की वैधता जब समाप्त हो जाएगी तो आपको नए कार्ड के लिए आवेदन करना होगा। The photograph to be affixed to the identity card will have to be supplied by the applicant। अब इस आइडेंटिफिकेशन कार्ड के ऊपर क्या क्या रहेगा? डिस्क्रिप्शन रहेगी होल्डर की, उसके फोटोग्राफ और हस्ताक्षर रहेंगे। तो इसके ऊपर जो फोटोग्राफ लगाई जाएगी वो एप्लीकेंट या आवेदनकर्ता के द्वारा दी जाएगी, आपूर्ति की जाएगी, ताकि उसको कार्ड के ऊपर चिपकाया जा सके। और ये जो फोटोग्राफ रहेगी मस्ट बी ऑफ द साइज 88 मिलीमीटर बाई 63 मिलीमीटर और स्लाइटली स्मॉलर। तो ये जो फोटोग्राफ रहेगी इसका साइज 88 मिलीमीटर बाई 63 मिलीमीटर या इससे थोड़ा सा छोटा होना चाहिए। The use of these cards is entirely optional। अब ये जो कार्ड होते हैं इनका उपयोग पूरी तरह से वैकल्पिक होता है। In cases of any doubt it will be open to the postmaster to make such further inquiries as they may consider necessary to establish the identity of the applicants। तो ये जो आपके कार्ड होते हैं बिल्कुल ऑप्शनल होते हैं, इनका यूज़ बिल्कुल वैकल्पिक होता है। अगर पोस्ट मास्टर को किसी भी मामले में कोई संदेह हो तो ऐसी पूछताछ, वो आगे की पूछताछ करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र होंगे। आप ये नहीं बोलेंगे कि कार्ड मैंने प्रस्तुत कर दिया तो आप मेरे बारे में ज़्यादा इंक्वायरी नहीं कर सकते। अगर पोस्ट मास्टर को कोई भी संदेह है उस मामले में तो आगे की पूछताछ करने के लिए स्वतंत्र होगा।
नेक्स्ट चलते हैं। इन द इवेंट ऑफ द लॉस ऑफ अ कार्ड, अगर ये कार्ड गुम हो जाता है, डुप्लीकेट विल बी इशूड टू द होल्डर ऑन द पेइंग द प्रेस्क्राइब्ड फीस एंड ऑन हिज गिविंग अ रिटन डिक्लेरेशन एब्सॉल्विंग द डिपार्टमेंट फ्रॉम ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द इवेंट ऑफ मिसयूज ऑफ ओरिजिनल। अगर ये कार्ड गुम हो जाता है तो उस मामले में एक डुप्लीकेट कार्ड इशू किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए होल्डर को आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ उसको निर्धारित फीस का या शुल्क का भुगतान भी करना होगा और रिटर्न डिक्लेरेशन देनी होगी। क्या रिटर्न डिक्लेरेशन देनी होगी कि अगर ओरिजिनल कार्ड का किसी के द्वारा मिसयूज किया जाता है तो उस चीज़ के लिए डाकघर जिम्मेदार नहीं होगा। इस तरह की रिटर्न डिक्लेरेशन भी उसे देनी होगी। इसकी कॉस्ट की बात करें तो इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है या आवेदन शुल्क है वो है 20 रुपये, प्रोसेसिंग फ़ीस और कार्ड की कॉस्ट 250 रुपये, और जब आप आवेदन करेंगे उसी समय आपको ये फ़ीस देनी होगी। टोटल फ़ीस की बात करें आइडेंटिफिकेशन कार्ड के लिए 270 रुपीज़ बनती है। और अगर प्रोसेसिंग फ़ीस एंड कार्ड कॉस्ट अंडर तत्काल स्कीम, अगर आप तत्काल स्कीम के अंतर्गत आइडेंटिफिकेशन कार्ड बनवाते हैं तो प्रोसेसिंग फ़ीस और जो भी कॉस्ट रहेगी कार्ड की दोनों मिला के 600 रुपये बनते हैं, और कार्ड जो है तत्काल स्कीम के अंडर 5 दिन के भीतर आपको जारी कर दिया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं पोस्ट रेस्टेंट फैसिलिटी के बारे में बात करते हैं। द पोस्ट रेस्टेंट इज इंटेंडेड सोलोली फॉर द कन्वीनियंस ऑफ स्ट्रेंजर्स एंड ट्रेवलर्स एंड इवन दे मे नॉट यूज पोस्ट रेस्टेंट फॉर मोर देन 3 months। पोस्ट रेस्टेंट फैसिलिटी किसके लिए होती है? जो स्ट्रेंजर होते हैं या जो ट्रैवलर होते हैं उनके लिए ये फैसिलिटी उपलब्ध होती है। कोई भी स्ट्रेंजर या कोई भी ट्रैवलर मैक्सिमम 3 महीनों तक पोस्ट रेस्टेंट फैसिलिटी का यूज़ कर सकता है। अब मान लीजिए आपके इलाके में एक व्यक्ति आता है, आप उसको नहीं जानते हैं, कोई और उसको नहीं जानता है, वो बिल्कुल स्ट्रेंजर है, बिल्कुल अजनबी है। अब अगर उसके लिए कोई डाक वस्तु भेजनी है किसी ने तो उसको डिलीवरी कैसे की जाएगी? क्योंकि उसको तो आप नहीं जानते हैं, पोस्टमैन नहीं जानता है या फिर उस पोस्ट मास्टर नहीं जानता है, तो कैसे उसका वितरण किया जाएगा? तो उसके लिए पोस्ट रेस्टेंट फैसिलिटी होती है। अगर उस व्यक्ति के लिए कोई आर्टिकल किसी ने भेजना है तो उसको पोस्ट रेस्टेंट की तरह भेजा जाएगा। डिलीवरी पोस्ट ऑफिस में उसको रोक कर रखा जाएगा, क्योंकि जो भी आपका स्ट्रेंजर है वो डाकघर के बारे में पता करके वहाँ पर जा सकता है और फिर अपनी डाक वस्तु का वितरण ले सकता है। डेफिनेशन की बात करें, आर्टिकल्स सुपरस्क्राइब्ड टू बी केप्ट टिल कॉल्ड फॉर और टू अवेट अराइवल और आल्सो आर्टिकल्स एड्रेस्ड पोस्ट ऑफिस ऑल कम्स अंडर पोस्ट रेस्टेंट। ऐसे आर्टिकल जिनके ऊपर क्या सुपरस्क्रिप्शन होती है, क्या ऊपरी लेख होता है, टू बी केप्ट टिल कॉल्ड फॉर, कि जब तक इनको कोई लेने ना आए तब तक आप इनको डिपॉजिट में रखें, तब तक आप इनको संभाल के रखें। या फिर टू अवेट अराइवल, आगमन की प्रतीक्षा की जाए। किसके आगमन की? प्राप्तकर्ता के आगमन की प्रतीक्षा की जाए। या फिर ऐसे आर्टिकल जिनको डायरेक्टली पोस्ट ऑफिस के लिए संबोधित किया गया हो, ये सभी पोस्ट रेस्टेंट फैसिलिटी में शामिल हो जाते हैं। These articles must bear the name of the addressee, और ऐसे लेखों के ऊपर प्राप्तकर्ता का नाम अवश्य होना चाहिए। यूज ऑफ इनिशियल्स, फिगर्स, क्रिश्चियन नेम्स विदाउट सरनेम्स, फिक्टिशियस नेम्स एंड कन्वेंशनल मार्क्स आर नॉट अलाउड। तो इस तरह के आर्टिकल्स के ऊपर इनिशियल्स, फिगर्स, क्रिश्चियन नेम अगर विदाउट सरनेम है, कोई भी काल्पनिक नाम या कन्वेंशनल मार्क, इस तरह की अनुमति नहीं होती। आपको प्राप्तकर्ता का सही नाम लिखना होगा। डिस्पोजल ऑफ पोस्ट रेस्टेंट आर्टिकल, अब पोस्ट रेस्टेंट आर्टिकल हैं तो उनका निपटान कैसे किया जाएगा? क्योंकि इनको डिलीवरी के लिए जारी नहीं किया जाएगा, इनको सिर्फ पोस्ट ऑफिस में रोक कर रखा जाएगा। पोस्ट रेस्टेंट आर्टिकल केप्ट इन पोस्ट ऑफिस टू विच इट इज एड्रेस्ड फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 month। कोई भी पोस्ट रेस्टेंट आर्टिकल जब भी भेजा जाता है, जिस भी डाकघर के लिए इसे संबोधित किया गया हो, उस डाकघर में इसको मैक्सिमम 1 महीने की अवधि के लिए रोक कर रखा जाएगा। वीपी आर्टिकल्स को छोड़कर, वैल्यूएबल आर्टिकल्स को छोड़कर अन्य किसी भी आर्टिकल को अगर पोस्ट रेस्टेंट के रूप में भेजा जाएगा तो जिस डाकघर के लिए इसको भेजा जाएगा उस डाकघर में इसको अधिकतम 1 महीने की अवधि के लिए रोक कर रखा जाएगा। वीपी आर्टिकल्स एड्रेस्ड पोस्ट रेस्टेंट केप्ट इन डिपॉजिट फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 7 days। तो बाकी सभी आर्टिकल्स 1 महीने तक, लेकिन अगर वैल्यूएबल आर्टिकल को पोस्ट रेस्टेंट आर्टिकल के रूप में भेजा
जाता है। तो जिस डाकघर के लिए इसको भेजा गया है वहां पर इसको अधिकतम 7 दिनों की अवधि के लिए रोक कर रखा जा सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी किसी आर्टिकल को एज अ पोस्ट रेजिडेंट आर्टिकल भेजा जाएगा 1 महीने की अवधि के लिए रोक कर रखा जाएगा। अगर वीपी आर्टिकल को एज अ पोस्ट रेजिडेंट आर्टिकल भेजा जाएगा तो इसको मैक्सिमम 7 दिनों की अवधि के लिए वहां पर रोक कर रखा जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पोस्ट ऑफिस की बात करें, पोस्ट रेजिडेंट आर्टिकल्स के बारे में डाकघर की क्या जिम्मेदारी होती है। रिटेनिंग ऑफ सच आर्टिकल्स इन डिपॉजिट फॉर द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड की निर्धारित अवधि के लिए इन आर्टिकल्स को डाकघर में आपने रोक कर रखना है कि 7 दिन या फिर 1 महीने की अवधि के लिए। नेक्स्ट चलते हैं क्लोज नंबर 67 रिडायरेक्शन के बारे में, पुनः प्रेषण के बारे में। A postal article which cannot be delivered by post office to which it is addressed owing to the addressee being elsewhere may be redirected free of charge to another post office for delivery to the addressee। कोई भी पोस्टल आर्टिकल जिसका वितरण डाक घर के द्वारा ना किया जा सके, क्यों ना किया जा सके, क्योंकि उसका प्राप्तकर्ता किसी और जगह पे रह रहा है, तो ऐसे आर्टिकल्स को रिडायरेक्ट किया जा सकता है, पुनः निर्देशित किया जा सकता है बिना किसी शुल्क के, फ्री ऑफ चार्ज, उस पोस्ट ऑफिस के लिए जहां से उस आर्टिकल को प्राप्तकर्ता को वितरित किया जा सके। एग्जाम्पल लेते हैं, एक पोस्ट ऑफिस ये है, एक पोस्ट ऑफिस ये है और एक पोस्ट ऑफिस ये है। इस डाकघर के द्वारा एक डाक वस्तु भेजी जाती है जिसका वितरण इस डाकघर के माध्यम से किया जाना था, लेकिन जब आर्टिकल इस डाकघर में पहुंचा तो यहाँ पे पाया गया कि इस डाक वस्तु का प्राप्तकर्ता तो किसी और जगह में रहता है और वो जो जगह है किसी दूसरे पोस्ट ऑफिस के वितरण क्षेत्र में आती है, तो ये डाकघर उस डाक वस्तु को उस नए डाकघर में भेज देगा जिस डाकघर के वितरण क्षेत्र में वो नई जगह आती है जहाँ पे प्राप्त करता रहता है। तो ये पोस्ट ऑफिस क्या करेगा, उस डाक वस्तु को नई जगह पे भेजेगा और इसको हम कहेंगे रिडायरेक्शन की, पुनः प्रेषण किया, और इस चीज़ के लिए आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। इफ अ पोस्टल आर्टिकल और नोटिस ऑफ अराइवल हैज वंस बीन टेंडर्ड टू द एड्रेसी बाय द पोस्ट ऑफिस, अगर एक बार डाकघर के द्वारा प्राप्तकर्ता को डाक वस्तु प्रस्तुत कर दी जाए या उसके आगमन की सूचना दे दी जाए तो उस आर्टिकल को प्राप्तकर्ता के किसी और एड्रेस के लिए नहीं भेजा जाएगा। तो ऑब्वियसली है कि कोई आर्टिकल आपने प्राप्तकर्ता को प्रस्तुत कर दिया, इसका मतलब प्राप्तकर्ता उसी डाकघर के वितरण क्षेत्र में रहता है, तो उस आर्टिकल को किसी दूसरी जगह पे रिडायरेक्ट नहीं किया जाएगा। क्लोज नंबर 68 है इंटरसेप्शन एंड प्लेस ऑफ रिडायरेक्शन। किसी भी डाक वस्तु को अगर रोकना है या उसकी रिडायरेक्शन करनी है तो कहाँ से की जाएगी। पोस्टल आर्टिकल्स कैन नॉट बी इंटरसेप्टेड एंड रिडायरेक्टेड व्हाइल इन ट्रांजिट। कोई भी डाक वस्तु को पारगमन के दौरान ट्रांजिट में ना तो रोका जाएगा और ना ही रिडायरेक्ट किया जाएगा। तो पारगमन के दौरान ना तो किसी डाक वस्तु को रोका जाता है और ना ही पुनः प्रेषित किया जा सकता है। आर्टिकल कैन बी रिडायरेक्टेड ओनली एट द ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन। किसी भी आर्टिकल की अगर रिडायरेक्शन की जाएगी वो तो सिर्फ ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन के द्वारा की जाएगी, गंतव्य कार्यालय द्वारा की जाएगी। गंतव्य कार्यालय क्या हो सकता है, जो आपने आर्टिकल के ऊपर एड्रेसी का एड्रेस लिखा है, जो एड्रेस लिखा है, पोस्ट ऑफिस का नाम लिखा है, जिस पोस्ट ऑफिस ने उस आर्टिकल का वितरण करना है उसको हम कहेंगे ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन। तो ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन क्या हो जाएगा, पोस्ट ऑफिस टू विच आर्टिकल इज एड्रेस्ड, वह डाकघर जिसके लिए डाक वस्तु को संबोधित किया गया हो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन। और ऑफिस ऑफ पोस्टिंग क्या होता है, डिलीवरी पोस्ट ऑफिस विच सर्व्स द एड्रेस ऑफ सेंडर, वितरण डाकघर जो प्रेषक के पते पर काम करता है। नेक्स्ट आते हैं क्लोज नंबर 69 कंडीशंस फॉर फ्री रिडायरेक्शन। हमने क्या कि डाकघर जो है रिडायरेक्शन फ्री करेगा आर्टिकल्स की, लेकिन उसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या हैं, फ्री रिडायरेक्शन टू एनी प्लेस सर्व्ड बाय इंलैंड पोस्ट अंडर फॉलोइंग कंडीशंस। अंतर्देशीय डाक द्वारा
सेवित स्थान या अंतर्देशीय डाक द्वारा जहाँ पे सेवाएं प्रदान की जाती हैं उस स्थान के लिए मुफ्त पुनर्निर्देशन किया जा सकता है। कब किया जा सकता है? इफ अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स रिडायरेक्टेड बाय द एजेंट ऑफ द एड्रेसी इफ नोट बीन ओपनड और आइदर रिटर्न टू पोस्टमैन और रिपोस्टेड एट अ प्लेस ऑफ डिलीवरी। कि अगर कोई भी अनरजिस्टर्ड आर्टिकल है उसको प्राप्तकर्ता के एजेंट के द्वारा रिडायरेक्ट किया जाता है, लेकिन अगर उसको अभी तक खोला ना गया हो या फिर उसको डाकिए को तभी वापस कर दिया गया हो या फिर जहां से उसका वितरण हुआ था वहीं उसी डाकघर से आप उसको रीपोस्ट करते हैं, तो कोई भी अनरजिस्टर्ड आर्टिकल को प्राप्तकर्ता के एजेंट के द्वारा रिडायरेक्ट किया जा सकता है अगर वो इसको खोलता नहीं है या फिर डाकिए को वापस कर देता है या फिर जहां से इसका वितरण हुआ था वहीं से आकर इसको पोस्ट करता है। इन केस ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स के मामले में फ्री रिडायरेक्शन कब होगी? आर्टिकल्स रिडायरेक्टेड बाय एजेंट ऑफ द एड्रेसी, तो यहाँ पे भी अगर प्राप्तकर्ता के एजेंट के द्वारा रिडायरेक्शन की जाती है इफ नोट बीन ओपनड, अगर आर्टिकल अभी तक खोला ना गया हो एंड हैज बीन रिटर्न टू पोस्टमैन एट प्लेस ऑफ डिलीवरी विद रिसिप्ट अनसाइंड, और दूसरी बात आर्टिकल डाकिए को वापस कर दिया जाए और उस आर्टिकल की जो रसीद होगी उस रसीद के ऊपर प्राप्तकर्ता के एजेंट ने अभी तक हस्ताक्षर ना किए हो, तो रजिस्टर्ड आर्टिकल की रिडायरेक्शन भी फ्री ऑफ कॉस्ट हो सकती है। पोस्ट मास्टर इफ ऑथराइज्ड बाय हेड ऑफ सर्कल, पोस्ट मास्टर को अवर हेड ऑफ सर्कल के द्वारा ऑथराइज किया जाता है इफ रिक्वायर्ड बाय एड्रेसी इशू अ रिसिप्ट फॉर सच आर्टिकल्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। तो पोस्ट मास्टर अगर हेड ऑफ सर्कल अगर पोस्ट मास्टर को ऑथराइज करता है तो इस तरह के आर्टिकल्स के वितरण के समय एक रसीद जारी की जा सकती है अगर प्राप्तकर्ता चाहता है तो। पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशंस, अब जो भी रिडायरेक्शन की शर्तें हैं उनका अगर उल्लंघन होता है तो क्या किया जाएगा? आर्टिकल रिपोस्टेड आफ्टर हैविंग बीन ओपनड, मान लीजिए कोई आर्टिकल है उसको आपने खोल दिया या फिर आपने जहाँ से उसका वितरण लिया था उसके अलावा किसी अन्य जगह से जाकर आप उसको पोस्ट कर रहे हैं, विल बी ट्रीटेड एज आर्टिकल पोस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, तो इस तरह के आर्टिकल को माना जाएगा कि इसको पहली बार पोस्ट किया गया है एंड चार्ज्ड विद पोस्टेज अकॉर्डिंगली, और उसके ऊपर उसी तरह से पोस्टेज चार्जेस लिए जाएंगे। नेक्स्ट है आपके पास रिडायरेक्शन फीस ऑन पार्सल्स, कोई भी पार्सल है उसके ऊपर पुनर्निर्देशन शुल्क। पार्सल के अलावा अन्य आर्टिकल्स के ऊपर रिडायरेक्शन फीस नहीं ली जाती है, लेकिन पार्सल के ऊपर रिडायरेक्शन फीस ली जाती है। पार्सल रिडायरेक्टेड टू एनी प्लेस सर्व्ड बाय इनलैंड पोस्ट, अगर अंतर्देशीय डाक द्वारा सेवित किसी भी स्थान को पार्सल आप पुनः निर्देशित करते हैं, यानी कि ऐसी जगह के लिए आप पार्सल की रिडायरेक्शन करते हैं जहाँ अंतर्देशीय डाक द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं, वेयर ओरिजिनल एड्रेस एंड सब्स्टिट्यूटेड एड्रेस आर विद इन डिलीवरी एरिया ऑफ सेम पोस्ट टाउन फ्री रिडायरेक्शन, जहाँ पे ओरिजिनल एड्रेस और सब्स्टिट्यूटेड एड्रेस। अब मान लीजिए जब शुरुआत में आपने पार्सल भेजा तो जो स्थान के लिए आपने भेजा था वो स्थान पे प्राप्तकर्ता नहीं रहता है, प्राप्तकर्ता किसी दूसरे स्थान पर रहता है, लेकिन दोनों ही स्थान सेम ही डिलीवरी एरिया के क्षेत्र में आते हैं, सेम डिलीवरी एरिया सेम पोस्ट टाउन में आते हैं, तो उस तरह के पार्सल की रिडायरेक्शन फ्री की जाएगी। जैसे मान लीजिए आप एग्जांपल ले सकते हैं एक सब ऑफिस की, एक सब ऑफिस है उसकी 2 ब्रांचेस हैं, ठीक है, ब्रांच नंबर 1 और ब्रांच नंबर 2। एक पार्सल जो है ब्रांच नंबर 1 के लिए भेजा जाता है, लेकिन जब वो एक ब्रांच में पहुंचता है तो वहां पे पाया जाता है कि उसका प्राप्तकर्ता तो दूसरी ब्रांच में रहता है। अब क्योंकि पिन कोड क्या है, सेम है, या दोनों ही सेम पोस्ट टाउन के अंडर आ रही हैं, ऐसी स्थिति में जब फर्स्ट ब्रांच उस पार्सल को रिडायरेक्ट करके दूसरी ब्रांच को भेजेगी तो इसके लिए पार्सल के ऊपर आपसे रिडायरेक्शन चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, जो ओरिजिनल एड्रेस है और सब्स्टिट्यूटेड एड्रेस है वो सेम डिलीवरी एरिया सेम पोस्ट टाउन में नहीं आते हैं, तो इसके लिए आपको पार्सल की रिडायरेक्शन के लिए चार्जेस देने होंगे। और कितने चार्जेस देने होंगे? प्रीपेड रेट का आधा देना होगा, चार्जेबल विद हाफ दी प्रीपेड रेट। उस पार्सल को पोस्ट करने के लिए आपने जितने चार्जेस पहले दिए थे उन चार्जेस के आधे चार्जेस आपको उसकी रिडायरेक्शन के लिए
देने होंगे। सच रिडायरेक्शन ओनली डन व्हेन एड्रेसी और एजेंट गिव्स रिटन इंस्ट्रक्शंस। लेकिन पार्सल की रिडायरेक्शन कब की जाएगी? तभी की जाएगी जब प्राप्तकर्ता या उसके एजेंट ने रिडायरेक्शन करने के लिए लिखित निर्देश दिए हों। No redirection fees if parcel has been returned as unclaimed or refused for delivery to him। अगर किसी भी पार्सल को अनक्लेम की तरह, लावारिस की तरह वापस किया जाता है या उसका वितरण लेने से प्राप्तकर्ता मना कर देता है और जब वो वापस आता है तो उसका सेंडर भी सेम डिलीवरी एरिया पोस्ट ऑफिस में ही है, तो ऐसी स्थिति में पार्सल के ऊपर आपको रिडायरेक्शन फीस नहीं देनी होगी, अदरवाइज देनी होगी। No redirection fees recovered on inland parcel addressed to troops and such parcels when redirected within India will be transmitted free of any other charges। सैनिकों को संबोधित अंतर्देशीय पार्सल के ऊपर भी कोई रिडायरेक्शन फीस नहीं ली जाएगी और इस तरह के जो पार्सल होते हैं उनको बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के प्रेषित किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्लोज नंबर 72 इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग चेंज ऑफ रेजिडेंस। पता परिवर्तन के संबंध में निर्देश। कोई भी व्यक्ति जब अपना एड्रेस चेंज करता है तो उसको निर्देश देने होते हैं अपनी डाक वस्तुओं के वितरण के संबंध में। पर्सन चेंजिंग देयर एड्रेस शुड फर्निश द पोस्ट ऑफिस। कोई भी व्यक्ति जो अपना एड्रेस चेंज करता है, अपना निवास स्थान बदलता है, उसको क्या करना पड़ता है? पोस्ट ऑफिस में इंस्ट्रक्शंस या डाकघर में निर्देश देने होते हैं। कौन से डाकघर में निर्देश देने होते हैं? एट बोथ द प्लेस विच दे आर लिविंग एंड प्लेस टू विच दे आर गोइंग। उन दोनों स्थानों के डाकघरों में उसे लिखित निर्देश देने होंगे। एक डाकघर जहां से वो जा रहे हैं, ठीक है, जिस स्थान से वो जा रहे हैं उस स्थान के डाकघर को निर्देश देने होंगे। जिस नई जगह पर जाएंगे उस नई जगह के डाकघर को भी निर्देश देने होंगे। कौन से निर्देश देने होंगे? विद रिटन इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग डिस्पोजल ऑफ पोस्टल आर्टिकल्स इंक्लूडिंग मनी ऑर्डर्स रिसीव्ड टू देयर एड्रेस। तो वो व्यक्ति जो अपना एड्रेस चेंज कर रहा है उस व्यक्ति के पते पर आने वाले डाक वस्तुओं या आने वाले आर्टिकल्स के निपटान के संबंध में निर्देश देने होंगे। दोनों डाकघरों में देने होंगे। उन दोनों स्थानों के, एक जहां से पहुंचा रहे हैं दूसरा जहां को भेजाएंगे, उन दोनों स्थानों में देने होंगे। इंस्ट्रक्शंस मस्ट बी सिंपल एंड डायरेक्ट। जो भी निर्देश दिए जाएंगे वो बिल्कुल सिंपल और डायरेक्ट होने चाहिए। निर्देश बिल्कुल सरल और सीधे होने चाहिए। मस्ट स्टेट वेदर दे आर इंटेंडेड टू अप्लाई टू ऑल पोस्टल आर्टिकल्स and instructions only for addresses articles or also to his family members। और उन निर्देशों में ये भी बताया जाएगा कि ये निर्देश जो दिए जा रहे हैं क्या केवल प्राप्तकर्ता या निर्देश देने वाले व्यक्ति के लेखों पर लागू होंगे या निर्देश देने वाले व्यक्ति के परिवार के सदस्यों के लेखों पर भी लागू होंगे। इस चीज़ को भी साथ में बताया जाएगा। Complicated or conditional instructions or anything in nature of a tour program will not be attended to। पेचीदा या शर्तों वाले निर्देश, ठीक है, ऐसे आपके इंस्ट्रक्शंस जो कॉम्प्लिकेटेड हो या कंडीशनल हो जिसमें कोई साथ में शर्त भी हो, उनके ऊपर अमल नहीं किया जाएगा। Articles of letter mail originally posted for transmission by inland post will not be redirected to places not served by inland post। ऐसे आर्टिकल पत्र डाक के जिनको ओरिजिनली पोस्ट किया गया था अंतर्देशीय डाक द्वारा प्रसारण के लिए, उनको क्या किया जाएगा? ऐसी किसी जगह के लिए रिडायरेक्ट नहीं किया जाएगा जहां पे अंतर्देशीय डाक द्वारा सेवाएं प्रदान ना की जाती हूँ। तो पत्र डाक के ऐसे लेख जिन्हें शुरुआत में ओरिजिनली अंतर्देशीय डाक द्वारा प्रसारण के लिए प्रेषित किया गया था या पोस्ट किया गया था, उनको किसी ऐसी जगह के लिए रिडायरेक्ट नहीं किया जाएगा जहां अंतर्देशीय डाक द्वारा सेवा प्रदान ना की जाती हो। लेकिन इसमें भी कंडीशन है, विदाउट एक्सप्रेस इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम एड्रेसी इन राइटिंग टू दिस इफेक्ट। और कब तक ऐसे उनको रिडायरेक्ट नहीं किया जाएगा, ऐसी जगह के लिए रिडायरेक्ट नहीं किया जाएगा जहां अंतर्देशीय डाक द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जब तक कि प्राप्तकर्ता ऐसा करने के लिए लिखित निर्देश ना दे या फिर कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसमिशन बाय फॉरेन पोस्ट आर फुलफिल्ड। अंतर्देशीय डाक द्वारा जहाँ पे सेवाएं प्रदान नहीं की जाती हैं तो वो फॉरेन पोस्ट के अनुसार आर्टिकल होना चाहिए। तो जो फॉरेन पोस्ट के माध्यम से डाक को भेजने की शर्तें हैं, वो शर्तें आर्टिकल अगर पूरी करेगा तभी उसको इनलैंड ट्रांसमिशन के अलावा किसी अन्य जगह के लिए रिडायरेक्ट किया जाएगा।
Persons leaving India therefore advised to leave their written instructions or to appoint an agent in India to receive any letter or article that may arrive for them after departure। इसलिए भारत छोड़ने वाले व्यक्तियों को ये सलाह दी जाती है कि जब भी वो भारत छोड़ के जाएं, पोस्ट ऑफिस में अपने आर्टिकल्स के निपटान के संबंध में लिखित निर्देश देकर जाएं। ये एक ऐसा एजेंट नियुक्त करके जाएं जो उनके जाने के बाद उनकी डाक वस्तुओं को प्राप्त कर सके। अनपेड और इनसफिशिएंटली पेड इनलैंड पैकेट, अंतर्देशीय पैकेट लेकिन कैसे हैं, अनपेड या इनसफिशिएंटली पेड है। नोट रिडाक्टेड टू फॉरेन कंट्रीज अनलेस फुली प्रीपेड एट अ रेट एप्लीकेबल टू सच पैकेट्स फॉर ट्रांसमिशन बाई फॉरेन पोस्ट। तो अनपेड या इनसफिशिएंटली पेड जो इनलैंड पैकेट होते हैं उनको फॉरेन कंट्रीज के लिए रिडायरेक्ट नहीं किया जाता, और कब तक नहीं किया जाता है, जब तक उनके ऊपर आप पूरे चार्जेस का भुगतान नहीं कर देते। कौन से चार्जेस का भुगतान नहीं कर देते? उस तरह के पैकेट्स को फॉरेन पोस्ट के माध्यम से अगर आप भेजना चाहते हैं तो भेजने के लिए जो चार्जेस लगने थे उन चार्जेस का जब आप पूरी तरह से भुगतान नहीं कर देते तब तक उनको फॉरेन कंट्रीज के लिए रिडायरेक्ट नहीं किया जाएगा। इंडियन पोस्ट ऑफिस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एक्शन टेकन बाई डेस्टिनेशन कंट्री ऑन एन इनलैंड आर्टिकल रिसीव्ड बाई इट इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द रेगुलेशंस ऑफ दैट कंट्री। अब मान लीजिए आप भारत से एक डाक वस्तु भेजते हैं फॉरेन कंट्री के लिए, फॉरेन कंट्री के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है अगर वो वस्तु उनके अनुसार नहीं पाई जाती है तो वो एक्शन क्या उस आर्टिकल के ऊपर लेंगे, इस चीज़ के लिए डाकघर की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती है। आगे चलते हैं, क्लोज नंबर 73, मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड फॉर विच इंस्ट्रक्शंस वैलिड, वह अवधि जिसके लिए निर्देश वैध होते हैं। कोई भी इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी उनकी वैलिडिटी क्या होती है। तो एक इंस्ट्रक्शंस आज की वीडियो में हमने की कि अपने अलावा अपनी डाक वस्तुओं को लेने के लिए अधिकृत करना, ठीक है, अपने अलावा किसी अन्य व्यक्ति को अपनी डाक वस्तुएं लेने के लिए पोस्ट ऑफिस को अधिकृत करना, वो जो वैलिडिटी होती है इंस्ट्रक्शंस की 3 साल तक रहती है। और दूसरी जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, सेपरेट रिटन इंस्ट्रक्शंस आर रिक्वायर्ड फॉर एवरी चेंज ऑफ एड्रेस, पते के प्रत्येक परिवर्तन के लिए अलग लिखित निर्देश आवश्यक होते हैं। वैलिडिटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग चेंज ऑफ एड्रेस इज 3 मंथ्स, पता परिवर्तन के संबंध में दिए गए निर्देशों की वैलिडिटी 3 महीने होती है। एनी पर्सन लिविंग इंडिया, लेकिन कोई व्यक्ति अगर भारत छोड़ के जाता है तो 3 महीने से ज़्यादा की अवधि भी निर्धारित की जा सकती है। ट्रीटमेंट ऑफ अनडिलीवरेबल आर्टिकल्स, अवितरण योग्य लेखों का निपटान कैसे किया जाता है। क्लोज नंबर 74 है, पीरियड ऑफ डिटेंशन ऑफ अनडिलीवरेबल आर्टिकल्स इन पोस्ट ऑफिस, डाकघर में अवितरण योग्य लेखों को रोक कर रखने की अवधि क्या होती है। द फॉलोइंग रूल्स गवर्न द ट्रीटमेंट ऑफ अनडिलीवरेबल आर्टिकल्स इन पोस्ट ऑफिसेस, डाकघरों में अवितरण योग्य डाक वस्तुओं का किस तरह से निपटान किया जाएगा, तो इसके लिए क्या क्या रूल रहते हैं। Articles, the addresses of which are so illegible or incomplete as to render delivery impossible, ऐसा कोई आर्टिकल जिसके ऊपर एड्रेस तो लिखा हुआ है लेकिन वो इलेजिबल है, वो पढ़ने योग्य नहीं है या वो आधा अधूरा है, और वो इतना पढ़ने योग्य नहीं है या इतना आधा अधूरा है कि उसका वितरण कर पाना इम्पॉसिबल है, उसका वितरण कर पाना संभव नहीं है। और हुज रैपर्स गेट लॉस्ट, या फिर ऐसे आर्टिकल जिनके रैपर लॉस्ट हो चुके हैं, गुम हो चुके हैं या डिटैच हो चुके हैं, यानी कि सामग्री ही सिर्फ आपके पास है, उसका रैपर नहीं है, वो गुम हो गया है, वो अलग हो गया है। आर सेंट एट वंस टू रिटर्न लेटर ऑफिस फॉर डिस्पोजल, इस तरह के आर्टिकल्स को तुरंत पुनः प्रेषण केंद्र को भेज दिया जाएगा निपटान करने के लिए। तो कोई भी ऐसी डाक वस्तु या कोई भी ऐसा आर्टिकल जिसके ऊपर एड्रेस तो लिखा हुआ है लेकिन वो इतना पढ़ने योग्य नहीं है कि आप उसका वितरण कर पाएं, या फिर एड्रेस जो लिखा हुआ है वो आधा अधूरा लिखा हुआ है जिसकी वजह से आप उसका वितरण नहीं कर सकते, या जिसका रैपर अलग हो चुका है, डिटैच हो चुका है, इस तरह के आर्टिकल्स को पुनः प्रेषण केंद्र को भेज दिया जाएगा निपटान करने के लिए। लेकिन अगर इनमें से कोई आर्टिकल ऐसा है जो फुल
फुली प्रीपेड है और जिसके बाहर आपको प्रेषक का नाम और पता दिखाई दे रहा है, तो आपने उस आर्टिकल को रिटर्न लेटर ऑफिस भेजने की बजाय रिटर्न टू सेंडर करना है, प्रेषक को भेज देना है। दूसरे, आर्टिकल्स द एड्रेसेस ऑफ विच आर नॉट नोन और हैव लेफ्ट द स्टेशन ऑफ एड्रेस विदाउट इंटीमेटिंग देयर फ्रेश एड्रेस टू पोस्ट ऑफिस। ऐसे आर्टिकल जिनके प्राप्तकर्ता ज्ञात नहीं है, जिनके प्राप्तकर्ता के बारे में कुछ पता नहीं है, या फिर वो एड्रेस को छोड़कर जा चुके हैं, यानी कि जो आर्टिकल के ऊपर एड्रेस लिखा है उस एड्रेस स्टेशन को छोड़कर वो जा चुके हैं और उन्होंने अपने नए पते के बारे में कोई भी निर्देश नहीं दिए हैं, पोस्ट ऑफिस को कोई भी सूचना नहीं दी है, या फिर आर नॉट फाउंड एट एड्रेस गिवन ऑन आर्टिकल, या फिर वो अपने दिए हुए पते पर नहीं मिलते हैं। क्या ऐसे आर्टिकल जिनके प्राप्तकर्ता ज्ञात नहीं है, जिनके प्राप्तकर्ता के बारे में पता नहीं है, या फिर वो अपने एड्रेस स्टेशन को छोड़कर जा चुके हैं पोस्ट ऑफिस को बिना इंटीमेशन दिए, या फिर जिनके प्राप्तकर्ता आर्टिकल पर दिए हुए पते पर नहीं मिलते हैं, are ordinarily kept in deposit in head sub or branch office to which they are addressed for a period of 7 days। तो ऐसे आर्टिकल्स जिस भी डाकघर के माध्यम से वितरित किए जाने हों उस डाकघर में अधिकतम 7 दिनों की अवधि के लिए रोक कर रखे जाएंगे। और ये 7 दिनों की अवधि कब से गिनी जाएगी? आफ्टर ऑल इंक्वायरीज टू फाइंड द एड्रेसी हैव प्रूव्ड अनसक्सेसफुल। जब प्राप्तकर्ता के बारे में पता करने की जितनी भी आपकी इंक्वायरीज थी, जितनी भी आपकी पूछताछ थी, वो असफल रहती है, आपको प्राप्तकर्ता के बारे में पता नहीं चलता है, उसके बाद उनको अधिकतम 7 दिनों के लिए रोक कर रखा जाएगा। फिर 7 दिनों के बाद क्या किया जाएगा? आफ्टर 7 days articles which were clearly and outside the names and address of the senders and on which no postage or other sum is due। तो ऐसे आर्टिकल जिनके बाहर तो एड्रेस सेंडर का, प्रेषक का नाम और पता लिखा हुआ है और उनके ऊपर कोई भी पोस्टेज चार्जेस रिकवर नहीं करने हैं, तो उनको तो डायरेक्ट सेंडर को भेजने के लिए उनके ऑफिस ऑफ पोस्टिंग को भेज दिया जाएगा और बाकी जो आर्टिकल होंगे उनको निपटान के लिए पुनः प्रेषण केंद्र को भेज दिया जाएगा। इफ एन आर्टिकल हैज बीन रिडायरेक्टेड टू पोस्ट ऑफिस एट विच इट इज फाउंड टू बी अनडिलीवरेबल। अब एक आर्टिकल है आपके पोस्ट ऑफिस में आता है और वो रिडायरेक्टेड आर्टिकल है, ठीक है, आपके ऑफिस में एक आर्टिकल आया और वो कैसा आर्टिकल है? वो रिडायरेक्टेड आर्टिकल है। इट इज़ नॉट कैप्ट इन डिपॉजिट, इसको आप डिपॉजिट में नहीं रखेंगे आफ्टर इट हैज़ बीन असर्टेन्ड दैट द एड्रेसी कैन नॉट बी फाउंड। तो कोई भी रिडायरेक्टेड आर्टिकल जब आपके ऑफिस में आएगा तो आपने उसके लिए ध्यान रखना है, अगर उस आर्टिकल के प्राप्तकर्ता के बारे में आपको पता ना चल पाए तो उसको आप डिपॉजिट में नहीं रखेंगे, उसको जल्दी से वापस किया जाएगा। अनडिलीवर्ड पैकेट्स ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स आर रिटर्न्ड डायरेक्ट टू सेंडर आफ्टर 7 days। अब पंजीकृत समाचार पत्रों के जो वितरित ना हो सकने वाले पैकेट होते हैं उनको भी सीधे प्रेषक को 7 दिनों के बाद वापस कर दिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। एन अनडिलीवर्ड पोस्टल आर्टिकल ऑफ विच एड्रेस। एक अवितरित डाक वस्तु जिसका प्राप्तकर्ता, ठीक है, कोई भी अनडिलीवर्ड पोस्टल आर्टिकल है जिसका प्राप्तकर्ता क्या करता है? हैज रिफ्यूज्ड और ओमिटेड टू टेक डिलीवरी आफ्टर ड्यू नोटिस। तो प्राप्तकर्ता को एक नोटिस भेजा गया डाक वस्तु प्राप्त करने के लिए, तो उसका नोटिस प्राप्त होने के बाद भी वो उसका वितरण लेने में असफल रहता है या उस डाक वस्तु को लेने से मना कर देता है। दूसरा, is known to have gone away from India without leaving instructions at post office as to the direction of the correspondence। तो कोई भी ऐसा अनडिलीवर्ड आर्टिकल जिसका प्राप्तकर्ता देश छोड़कर जा चुका हो और उसने पोस्ट ऑफिस में अपने पत्राचार के निपटान के संबंध में या रिडायरेक्शन के संबंध में कोई भी निर्देश नहीं दिए हों, या ऐसा प्राप्तकर्ता, ऐसा कोई आर्टिकल जिसका वितरण नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि उसका प्राप्तकर्ता मर चुका है, इज डेड एंड देयर
इज नो पर्सन टू हुम द आर्टिकल कुड प्रॉपरली बी डिलीवर, और वहां पे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको आप उस आर्टिकल का वितरण कर सकें। इस तरह के जितने भी आर्टिकल होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरह के जो आर्टिकल्स होंगे आर नोट डिटेन्ड इन पोस्ट ऑफिस टू विच इट इज एड्रेस, तो इनको उस डाक घर में रोक कर नहीं रखा जाएगा जिसके लिए इनको भेजा गया हो, तो इनको तुरंत आपने पुनः प्रेषण केंद्र को भेज देना है। तो ऐसे आर्टिकल जिनका प्राप्तकर्ता आर्टिकल लेने से मना कर देता है या ड्यू नोटिस के बाद भी वितरण लेने में असफल रहता है, या फिर ऐसा आर्टिकल जिसका प्राप्तकर्ता देश छोड़कर जा चुका हो और उसने उस आर्टिकल अपने पत्राचार की डायरेक्शन या वितरण के बारे में कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं दी है, या जिसके प्राप्तकर्ता की मृत्यु हो चुकी है और आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिल रहा है जिसको आप उस आर्टिकल का वितरण कर सकें, तो इस तरह के आर्टिकल्स को आपने रिटर्न लेटर ऑफिस को भेज देना है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, आपने सोच समझ के उसको रिटर्न लेटर ऑफिस में भेजना है। पहले आप क्या करेंगे, चेक करेंगे, जैसे हमने बात की रिफ्यूज्ड आर्टिकल की, अगर रिफ्यूज्ड आर्टिकल के बाहर प्रेषक का नाम और पता लिखा हुआ, सेंडर का नाम और पता लिखा हुआ है, प्रेषक का नाम और पता लिखा हुआ है, तो ऐसे आर्टिकल जिनको प्राप्तकर्ता लेने से मना कर देता है, आपने उनको ऑफिस ऑफ पोस्टिंग को भेजना है, जिसके माध्यम से वो सेंडर को पहुंचाए जा सके। आपने सीधा उनको रिटर्न लेटर ऑफिस नहीं भेज देना है। फिर दूसरे अनक्लेम्ड या रिफ्यूज्ड इंश्योर्ड आर्टिकल्स एंड रिफ्यूज्ड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स आर रिटर्न एट वंस डायरेक्ट टू ऑफिस ऑफ पोस्टिंग फॉर डिलीवरी टू द सेंडर। अब जो भी आपके मना किए हुए या लावारिस बीमित लेख होंगे या फिर आपके मना किए हुए अनइंश्योर्ड रजिस्टर्ड आर्टिकल होंगे, उनको भी आपने क्या करना है, ऑफिस ऑफ पोस्टिंग को भेज देना है ताकि उनका वितरण प्रेषक को किया जा सके। इफ द सेंडर ऑफ आर्टिकल्स सो रिटर्न टू ऑफिस ऑफ पोस्टिंग कैन नॉट बी फाउंड, लेकिन जब आपने आर्टिकल वो रिटर्न टू सेंडर किए, ऑफिस ऑफ पोस्टिंग को भेजे, ऑफिस ऑफ पोस्टिंग में ये पाया गया कि अब तो प्रेषक भी नहीं मिल रहा है, तो वो उस आर्टिकल्स को रिटर्न लेटर ऑफिस या पुनः प्रेषण केंद्र को भेज देगा। द एक्सप्रेशन ऑफिस ऑफ पोस्टिंग का क्या हो जाएगा, डिलीवरी पोस्ट ऑफिस, जो कि सेंडर के पते पर काम करता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्लोज नंबर 75, डिस्पोजल ऑफ आर्टिकल्स सेंट टू आरएलओ। आरएलओ को भेजे गए लेखों का निपटान कैसे किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई आर्टिकल अगर आरएलओ को भेज दिया गया तो वहां पे वो सीधा उसको नष्ट कर देंगे, ऐसा नहीं है। रिटर्न लेटर ऑफिस में क्या होता है, फर्दर एंडेवर्स आर मेड टू फाइंड द एड्रेसी ऑफ आर्टिकल अदर देन रिफ्यूज्ड और आर्टिकल्स एड्रेस्ड टू डिसीज्ड पर्सन। जब आरएलओ में आर्टिकल पहुंचेगा, फिर से आरएलओ में प्रयास किया जाता है आर्टिकल के प्राप्तकर्ता को ढूंढने का, लेकिन ऐसे आर्टिकल जिनको लेने से मना कर दिया गया हो या ऐसे आर्टिकल जिनके प्राप्तकर्ता की मृत्यु हो गई हो, उनके एड्रेसी को ढूंढने की कोशिश नहीं की जाती है। इफ एड्रेस कैन नॉट फाउंड, अगर एड्रेस नहीं मिलता है, ठीक है, तो वहाँ पे कोशिश की जाएगी कि प्राप्तकर्ता का एड्रेस मिल जाए, लेकिन अगर एड्रेस नहीं मिलता है, आर्टिकल्स वेयरिंग नेम एंड एड्रेस ऑफ सेंडर इन दी कवर, अगर आर्टिकल के कवर के ऊपर प्रेषक का नाम और पता हो, उस आर्टिकल को ऑफिस ऑफ पोस्टिंग को भेजा जाएगा ताकि वो प्रेषक को वितरित किया जा सके। अगर आर्टिकल के बाहर प्रेषक का नाम और पता ना हो तो इसको खोला जाएगा, इस आर्टिकल को ओपन किया जाएगा, ओपन करने के बाद अंदर देखा जाएगा कि सामग्री में कोई ऐसा क्लू हो जिसमें सेंडर का नाम और पता लिखा हो। अगर नेसेसरी हो, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है, आवश्यक जानकारी मिलती है सेंडर के बारे में, तो आर्टिकल सेंडर को भेजा जाएगा। अगर नहीं मिलती है तो कुछ एक समय के बाद इन आर्टिकल्स को आरएलओ में नष्ट कर दिया जाता है। रिफ्यूज्ड और आर्टिकल्स एड्रेस्ड टू डिसीज्ड पर्सन ट्रीटेड इन आरएलओ एज आर्टिकल्स द एड्रेसेस ऑफ which cannot be found। refused आर्टिकल, मना किए हुए लेख या ऐसे लेख जो मृत व्यक्तियों को संबोधित हैं, उनको आरएलओ में इस तरह से ट्रीट किया जाता है जैसे कि प्राप्तकर्ता ना मिला हो उन आर्टिकल्स को किया जाता है। क्लोज नंबर 76 है, ऑब्लिगेशन ऑफ सेंडर टू पे पोस्टल चार्जेस, डाक शुल्क अदा करने का प्रेषक का दायित्व। सेंडर इज बाउंड टू पे पोस्टेज और अदर सम ड्यू ऑन अनडिलीवरेबल और रिफ्यूज्ड आर्टिकल्स रिटर्न टू हिम बाय पोस्ट ऑफिस। प्रेषक डाक घर द्वारा उसे लौटाए गए अवितरित लेखों के या अस्वीकृत लेखों पर जो भी देय डाक शुल्क होगा या अन्य राशि होगी उसका भुगतान करने के लिए
बाध्य होता है। अगर वो ऐसा करने से मना करता है तो हमने क्लोज नंबर 52 किया था कि पोस्ट ऑफिस किस तरह से आर्टिकल्स के ऊपर ड्यू चार्जेस को रिकवर करता है। तो आज की वीडियो में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक किए, रिडायरेक्शन के बारे में किया, विंडो डिलीवरी की, आइडेंटिफिकेशन कार्ड की, रिडायरेक्शन के बारे में किया। सभी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे से करनी है। अगर आपको पोस्टल एग्जाम्स के संबंध में बुक्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में साइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर बुक्स बाई कर सकते हैं। इस लेक्चर में अगर आपको कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।